एक्स्ट्रा में ले लें, है ना। अभी आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 वालों में CFT पढ़ ली। ध्यान से आज इस पे बैठो ही ना चाहिए इधर बैठ, क्योंकि आज सभी ऑनलाइन में ज्यादा हैं बच्चे। तो आज हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन 6 वाले में और 4 वाले में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे वर्क कर रही है। हम समझेंगे भी ये 6 वालों में जो स्प्लिटिंग हुई है, डी ऑर्बिटल 5 थे, 3 अलग हो गए, 2 अलग हो गए, है ना। उसका एग्जैक्टली रीजन क्या था, क्यों ये हमने 3+2 किया। 4 वाले में याद है आगे 2 को भी एक एक कर दिया था। तो आज हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे इसकी, चाहे क्वेश्चन हमें करने हैं आगे। आज हम थ्योरी समझेंगे भी ऐसा किया क्यों 3+2 लिखा है, क्यों 3+1+1 लिखा है, ठीक है। तो ये CFT है क्या, क्रिस्टल थ्योरी है क्या। ये 3+2 जो हो रहा है, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में समझते हैं। इसे हम रेटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। व्हाट इज सेपरेटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। हमने पढ़े भी डी 5 है, लेकिन 5 में से 3 को नाम दे दिया था T2G और 2 को क्या नाम दिया था, EG। तो आज इसकी थ्योरी समझेंगे भी T2G 3 और 2 अलग अलग क्यों किए हैं, क्या रीजन है। ये जो अलग अलग होना इसे कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड है सेपरेट हो जाना ना 2 हिस्सों में। तो सेपरेटिंग है क्या, कैसे हो रही है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कह रही है कि 6 वालों में जो डी ऑर्बिटल है 5, ये सेपरेट हो जाते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, 3 अलग हो जाते हैं, 2 अलग हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ, एग्जैक्टली ये सेपरेटिंग ऐसे हुई है कि पहले डी ऑर्बिटल 5 जो हैं वो पांचों डीजनरेट थे। डीजनरेट का मतलब बताओ, सेम एनर्जी। और हमें पता है भी हंस रूल जो एप्लीकेबल है वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स पे होता है, जिसकी वजह से हंस रूल एप्लीकेबल था। हम ऐसे भरते थे 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या जाते हैं 6। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने 3 अलग कर दिए और ऐसे भरने लग गए 1 2 3, पहले 4 यहां आ जाएगा, 5 6, फिर ऊपर चले जाते हैं 2, इन्हें कह दिया T2G, इन्हें कह दिया EG। एग्जैक्टली क्या है, डीजनरेसी खत्म हो गई। डीजनरेट का मतलब था कि पहले पांचों की एनर्जी सेम थी और हंस रूल तब तक एप्लीकेबल है जब तक पांचों की एनर्जी क्या हो, सिमिलर। लेकिन हमने देखा CFT कह रहा है भी जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल का लीगेंड के साथ, जैसे ही लीगेंड मेटल को अप्रोच करते हैं, पास आते हैं, तो मेटल के जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो पांचों डीजनरेसी लूज कर देते। पहले 5 डीजनरेट रहते थे, लेकिन अब वो 5 डीजनरेट नहीं रहे। क्या हो गया, उनमें से 3 तो चले गए नीचे, नीचे का मतलब है एनर्जी कम हो गई, ये एनर्जी लॉस हो गया। और 2 चले गए ऊपर, आ जाओ बेटा, 2 ऊपर चले गए, इनकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा। तो जो एनर्जी सेम थी वो एनर्जी सेम नहीं रही। 3 चले गए नीचे, लो एनर्जी वाले, इनकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी डिक्रीज। और 2 की एनर्जी ज्यादा हो गई, एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, हाँ ये होगा भी डिक्रीज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल जो लॉस होगा एनर्जी का वो सेम होगा। इसे सेम बनाने के लिए हम थोड़ा ऐसे कर सकते हैं भी, मान लेते हैं अगर एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है तो टोटल 6 नीचे चले जाते हैं। अगर 6 नीचे जाते हैं, ऊपर कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इसमें भरेंगे, 4 आ सकते हैं। इट मींस मान लेते हैं भी 6 इलेक्ट्रॉन नीचे जाते हैं मैक्सिमम, किसी में 4 ऊपर जाते हैं, तो जो एनर्जी लॉस होगा बेटा 6 का, वो 4 का क्या होगा, गेन होगा। जिसकी वजह से हमने ऐसे ले लिया भी अगर नीचे जाता है एनर्जी तो एनर्जी कम होती है 0.4 डेल्टा ओ। 0.4 डेल्टा ओ का मतलब है
अगर ये टोटल इनमें जो गैप है एनर्जीज का, टोटल गैप कुछ ना कुछ तो होगा है ना एनर्जी का, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, इसे मैं डेल्टा ले लूं चेंज। इसका डेल्टा का हमेशा नीचे 0.4 डेल्टा, 40% नीचे जाते हुए एक इलेक्ट्रॉन के लिए कम होगा, ऊपर जाते हुए जो ज्यादा होगा 0.6 होगा। इसका रीजन ये है कि अगर 0.4 एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है तो 6 के लिए कितना होगा, एक के लिए 0.4, 6 के लिए 2.4। ऊपर जाते हैं तो आपको बताया भी एक के लिए कितना होता है 0.6, तो 4 के लिए कितना होगा 2.4। ठीक है, तो इसलिए हमने कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल सी वैल्यू दे दी भी 3 नीचे चले जाते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, कम होती है 0.4 डेल्टा, ये गैप आ गया जो। लेकिन अगर ऊपर जाता तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है कितनी, 0.6। ठीक है, लेकिन पहले हम आज थ्योरी समझ रहे हैं भी हुआ क्यों। ये तो डीजनरेट थे, दो सेट कैसे, 3 नीचे चले गए, कैसे 2 ऊपर चले गए, और कौन कौन से 3 है जो नीचे चले गए, कौन से 2 हैं जो ऊपर चले गए। उसके बाद हम इन पे आ जाएंगे कैलकुलेशन कि कितनी कैलकुलेशन, कितनी एनर्जी कम हुई, कितनी ज्यादा। तो ये टॉपिक है थ्योरी का ज्यादा है, हमारे काम का ज्यादा ये वाला होगा, बाद में आते हैं, लेकिन हमें समझना सारा ही है। तो थ्योरी देखो इसकी क्या है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। पहले ले रहे हैं इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, फिर लेंगे 4 वालों में टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग समझते हैं पहले, तो ये 3 नीचे या 2 ऊपर कैसे गए। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक, डी ऑर्बिटल्स चेक करते हैं कि डी ऑर्बिटल्स हमने कौन कौन से पढ़े हैं। तो हमने डी ऑर्बिटल पढ़े हैं आई थिंक 5, है ना। किस किस को नेम याद है बेटा 5 के, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, है ना। चलो, तो ये ऐसे थे, डी एक्स वाई का मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस के इन बिटवीन लोब्स पड़े हैं। लोब्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन मिलते हैं कहां पे, एक्स और वाई। ऐसे अगर मैं बोलता हूं वाई जेड, इसका मतलब वाई और जेड के लॉन्ग लोब्स पड़े हैं, है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और अगर मैं बोलता हूं एक्स जेड, इसका मतलब एक्स और जेड के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये याद आ रहा है पहले तो, क्योंकि हमें पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम आना चाहिए, टॉपिक तभी समझ आएगा। तो हमने डी के शेप्स पढ़े थे, एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स। और तीनों के शेप कैसे थे, 4 लोब थे, इसे हम कहते थे डबल डम्बल या क्लोवर लीफ। और इसका मतलब ये है कि हम ऐसे इमेजिन करते हैं भी हमारे इलेक्ट्रॉन या तो इन बिटवीन इसके हैं, या वाई जेड के इन बिटवीन है, या फिर एक्स जेड के। ठीक है, लेकिन 2 डी ऑर्बिटल और भी होते हैं, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसके लोब अलोंग द एक्सिस होते हैं, राइट। 2 हैं एक्स के लॉन्ग, 2 हैं वाई के लॉन्ग, इसे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और लास्ट एक ऐसा था जिसके 2 ही लोब थे, डी जेड स्क्वायर, जिसका एक नेम रखा था डोनट। एक रिंग बनती है एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस पे होते हैं डी जेड स्क्वायर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता था कि पांचों में से एक जो अलग है वो है डी जेड स्क्वायर, उसे एक स्पेशल नेम दिया था, या तो डोनट या फिर बेबी सूदर, है ना, बेबी सूदर कहा था। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट आई थिंक नोडल प्लेन्स का भी इशू था, कि बाकी सब में नोडल प्लेन 2 हैं क्योंकि एल होता है, लेकिन इसमें 0 होते हैं क्योंकि एक्स वाई में भी रिंग पड़ी है ना। तो ये तो क्वेश्चन हो गया आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। अब क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल जब तक मेटल अकेला है, मान लो आयरन है या कॉपर है, जिंक है, जब तक मेटल अकेला है तो ये सभी की जो एनर्जी है सिमिलर है, सभी सेम लेवल पे हैं। लेकिन जैसे ही ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनता है, इन ऑक्टाहेड्रल
लीगेंड्स कहाँ आ रहे हैं? लीगेंड्स अप्रोच अलोंग एक्सिस, दैट इज एक्स वाई जेड। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये था कि मेटल के अराउंड जो लीगेंड आएंगे, हमें पता है ऑक्टाहेड्रल शेप कुछ ऐसे होता है, दो अलोंग होते हैं एक्स एक्सिस, दो अलोंग होते हैं वाई एक्सिस, और दो ही अलोंग होते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, तो लीगेंड जो मेटल को बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शनल नेचर है, वो ऑक्टाहेड्रल पे अगर आ रहे हैं 90 डिग्री के एंगल्स पे आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि रैंडम कहीं भी आ जाएंगे, दे आर नॉट अलाउड कि कहीं भी आ जाओ भी बॉन्ड बना लो, ऐसे नहीं, वो एक डायरेक्शन के अलोंग ही बॉन्ड बना सकते हैं। और ऑक्टाहेड्रल बनने के लिए sp3d2 आपको पता है वो स्ट्रिक्ट है थोड़ा, वो कहता है भी तुम्हें अगर बॉन्ड बनाना है तो दो को x के अलोंग आना पड़ेगा, दो को y के अलोंग आना पड़ेगा, दो को क्या आना पड़ेगा, z के अलोंग। ठीक है, ये 6 हो जाएंगे। मान लो ये है, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, एक एक्स है वाई है जेड है, तो लीगेंड आपके दो एक्स के लॉन्ग आएंगे, दो वाई के लॉन्ग आएंगे, दो किसके लॉन्ग आएंगे, जेड के लॉन्ग। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, अब यहाँ CFT का रोल स्टार्ट होता है, वो हमें एक्सप्लेन करेगा। अभी डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी सेम थी, जो सारे सेम लेवल पे थे, उनकी आपस में झगड़ा कैसे हुआ, वो दो ग्रुप्स में कैसे डिवाइड हो गए, क्यों तीन अलग हो गए फाइट करके, क्यों दो अलग हो गए, तो झगड़ा कैसे करवाया, झगड़ा लीगेंड करवाते हैं। CFT कहती है भी लीगेंड जो है दे आर कंसिडर्ड एज नेगेटिवली चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज होगा, रीजन क्योंकि इनके ऊपर क्या है, लोन पेयर, और इन्होंने अपना लोन पेयर देना है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो लीगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट नेगेटिव चार्जेस। और जैसे ही मेटल को अप्रोच करते हैं ना लीगेंड, तो इनका जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल मींस इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, मान लो अमोनिया का नाइट्रोजन का ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल आगे फ्रंट आ रहा है, मैं मेटल हूं आयरन, मेरे डी ऑर्बिटल मैंने तैयार करने हैं इनसे बॉन्ड बनाने के, लेकिन क्या हुआ, मेरे डी ऑर्बिटल पहले आपस में झगड़ने लग गए। वो झगड़ा किस बात को लेके हुआ, अभी मेरे डी ऑर्बिटल ऐसे हैं कि तीन तो ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड के बीच में रहते हैं, दो ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस रहते हैं। अब क्या हुआ, लीगेंड तो आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस, अगर अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो उनपे भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, इन पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर, यहां पे कहानी स्टार्ट होती है कि लीगेंड पे भी नेगेटिव है, और मेटल में अगर डी में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनपे भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर रिपल्शन होएगी तो यहां झगड़ा हो गया, भी ये तो फंस गए, क्योंकि इन्हें रिपल्शन क्या होएगा, ज्यादा फील होगा, क्योंकि लीगेंड भी उसी रास्ते पे आ रहे हैं जिसपे इनके लोब हैं, ये बच गए क्योंकि ये छुप गए। लीगेंड तो यहां आ रहा है वाई के लॉन्ग, ये बीच में खड़ा है, ये भी बच गया, ये भी बच गया, अब यहाँ पे झगड़ा हो गया, ये तीन कहते भी हमें तो रिपल्शन इतनी हो नहीं रही, इनकी रिपल्शन क्या है, ज्यादा हो रही है, जिनकी रिपल्शन ज्यादा हो रही है बेटा उन्हें आगे आगे फाइट करना पड़ेगा, जिनकी रिपल्शन ज्यादा हो रही है वो दो अलग हो गए, और जिनकी रिपल्शन ज्यादा, एक रूल है केमिस्ट्री में कि अट्रैक्शन का मतलब एनर्जी लॉस कम, रिपल्शन का मतलब एनर्जी इंक्रीज, ये याद है, हम कहते थे अगर बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है, दो एटम्स क्लोज आते हैं तो एनर्जी निकलती है, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि फिजिक्स से लिया हमने ये फंडा, कैसे, क्योंकि जब बॉन्ड तोड़ता है, एटम को हम दूर दूर लेके जा रहे हो तो अपने आप नहीं होता, हमें तोड़ना पड़ता है, और हमें तोड़ना पड़ता है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, इट मीन दूर जा रहे हैं, रिपल्शन हो रही है तो एनर्जी लगानी पड़ी, उल्टा होगा अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी निकलेगी। क्लियर, अब फिर रिपल्शन कहाँ ज्यादा हो रही है बेटा, इन्हें रिपल्शन ज्यादा फील हो रही है क्योंकि लीगेंड यहां पे आ रहे हैं, अगर इन्हें रिपल्शन ज्यादा फील हो रही है तो इनकी एनर्जी, रिपल्शन ज्यादा एनर्जी ज्यादा, इनकी एनर्जी तो हो जाएगी ज्यादा, कंपैरेटिवली इन तीनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, जिसकी वजह से ये दो ऊपर आ जाते हैं, एनर्जी का डायग्राम था वो, ये दो ऊपर आ जाएंगे और ये तीन क्या चल जाएंगे नीचे, तो ये एनर्जी का फर्क पड़ जाता है, इसी वजह से दो सेट में सेपरेट अप हो गए, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अगर दो ने एनर्जी ज्यादा ले ली
तो कहां से ली होगी? तीनों से ली होगी। चाहे ऐसे कह लो भी ये दो फाइट करने के लिए आगे जाते हैं तो ये कहते हैं भी हमें एनर्जी दो, हमें तो पहले फाइट करना है। इन्होंने एनर्जी थोड़ी थोड़ी इनसे उधार ले ली, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इनकी एनर्जी क्या होगी? कम। ये पीछे हट गए, छुप गए, ये आगे फाइट करने के लिए तैयार हो, जिसकी वजह से दो आगे आ गए, तीन क्या चले गए नीचे। इनमें एनर्जी का गैप पैदा हो गया जिसे कहते हैं सेपरेटिंग, एंड दैट इज द रीजन कि हम तीन अलग लिखते थे, दो क्या लिखते थे अलग। हो जाएगा बेटा, लिख लेते हैं एक दो पॉइंट इसके। पहला पॉइंट, लिगेंड्स अप्रोच कहां पे? along the axis x y z, along the axis आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, ligands are assumed to be point negative charges, point charges हैं, so they will repel d orbitals of metal, वो मेटल के d ऑर्बिटल को रिपेल करेंगे। थर्ड, अगर मेटल के d ऑर्बिटल को रिपेल करेंगे, यहां से कहानी स्टार्ट हुई, लेकिन रिपल्शन दो की ज्यादा होगी, तीन की क्या होगी? कम, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर feel more repulsion, so their energy क्या हो जाएगी? their energy increase। और कौन सी कम रिपल्शन फील करते हैं? डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स फील लेस रिपल्शन, so their एनर्जी क्या हो जाएगी? their एनर्जी will decrease, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, हमने ऑर्बिटल ले लिया डी। डी ऑर्बिटल इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी में 1 है, किसी में 2 है, कभी D3 है, कभी D10 है, अलग अलग है। हमने जनरली डी ऑर्बिटल लेके कर दिया सेपरेटिंग, ठीक है। चाहे पहले से है चाहे बाद में आ जाए, डी ऑर्बिटल में आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो डी इलेक्ट्रॉन की जगह डी ऑर्बिटल वर्ड यूज कर लिया। और डायग्राम ऐसे दिखा सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड डायग्राम कैसे बन जाएगा? पहले 5 सेम थे, इन 5 में से 2 चले गए ऊपर, 3 चले गए नीचे। अब तुम्हें पता भी 3 कौन कौन से नीचे आए हैं? एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, क्योंकि इनकी रिपल्शन क्या है? कम। ऊपर जो गए हैं वो कौन कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई एंड डी जेड स्क्वायर, इनकी रिपल्शन क्या है? ज्यादा। ये जो गैप पैदा हुआ है इसे कहते हैं डेल्टा ओ, इन्हीं को नाम दिया है T2G। तो हमें आज भी T2G क्या थे तो आज हमें समझ आ गई भी T2G 3 डी ऑर्बिटल का सेट बना है। और वो कौन कौन से डी हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। अगर तुम्हें पूछे भी इनकी एनर्जी कम क्यों है तो तुम कहोगे दे फील लेस रिपल्शन, बस इतना, ठीक है। ट्रिपली डीजनरेट है। ट्रिपली डीजनरेट का मतलब 3 की डीजनरेसी अलग है, 2 की डीजनरेसी अलग है। उन्हें क्या नाम दिया जा रहा है? ईजी। ईजी कौन कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और ये सिंबल का क्या मतलब है? ये जो इनमें एनर्जी का गैप है, किस किस में? T2G में एंड EG में, जो आपस में गैप पैदा हो गया, उसी 100 एनर्जी को इन्होंने डिवाइड किया। 2 की एनर्जी ज्यादा होगी, 3 की क्या हो गई? कम। उसी को डिवाइड कर लिया, क्योंकि इन्होंने जो एनर्जी ली है कहां से ली होगी? बाहर से तो आ नहीं सकती, इन्हीं से ली है। तो एक रूल आता है बेरी सेंटर रूल। बेरी सेंटर रूल कहता है भी एनर्जी बाहर से नहीं आती। बेरी सेंटर रूल, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डेल्टा ओ को मैं लिख रहा हूं बेटा, इसे एक नाम दे रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है।
और बैरी सेंटर रूल के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, बैरी सेंटर रूल क्या कहता है, एनर्जी लॉस किसके इक्वल होगा हमेशा, इक्वल टू एनर्जी गेन, जिसकी वजह से T2G इलेक्ट्रॉन 6 होंगे इंटू 6 इन T2G इंटू 0.4 डेल्टा O इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन इन किसमें है Eg इंटू डेल्टा O 0.6। तो बैरी सेंटर रूल के अकॉर्डिंगली हमने ऐसे दिया है, जो टर्म दिए हैं 0.4 एंड 0.6 ये किस रूल के अकॉर्डिंगली है, बैरी सेंटर। सिर्फ इतना कह रहा है भी अगर 6 T2G में जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर 0.4 नीचे जाते हुए कम होती है, तो जब 6 आएंगे तो कितनी कम होगी, 2.4। हमें तो ऐसे बताना पड़ेगा ना भी अगर आएंगे तो, आएंगे नहीं आएंगे डिपेंड करता है, D1 है D2 है, वो देखेंगे कैसे होगा। लेकिन अगर ऊपर जाते हैं तो हर एक की एनर्जी 0.6 राइज होएगी, और 4 के लिए कितनी राइज होएगी, 0.6 इंटू 4, तो 2.4 बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते। क्लियर है बेटा, ये टर्म समझ आ रही है। अब T2G क्या है, Eg क्या है, ये एक डायग्राम पूछी जाएगी, ऐसे हो जाएगा। कई जगह इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, कई जगह 0.4 डेल्टा O, इसकी जगह सिमिलर है ऐसे लिखा हो 4dq। याद है जैसे मैथमेटिक्स कर देते हैं ना, स्मॉल d बना दिया, स्मॉल d का मतलब पार्ट ले लिए, 0.4 और 0.6 की जगह मैंने टोटल इसको 10dq ले लिया, d स्मॉल कर दिया ना, डेल्टा लार्ज होता है, d आप स्मॉल में ले लेते हो, तो मैंने एक डेल्टा ले लिया, एक डेल्टा के दो हिस्से 0.4 और 0.6 की हैं, लेकिन अगर इसी को मैं 10 पार्ट मान लूं तो फिर मैं डेल्टा की जगह क्या लिखूंगा, dq। 10 में से एक ही है, नीचे 6dq आ जाएगा, 4dq आ जाएगा, ऊपर 6dq। तो पॉइंट खत्म करने के लिए डिपेंड्स, डेल्टा लिखा हो तो पॉइंट्स में आंसर देना है, डी लिखा हो तो पॉइंट हटा दो, है वही चीज, 0.4 की जगह 4 हो जाएगा, 0.6 की जगह क्या हो जाएगा 6। तो वो बुक्स में थोड़ा बहुत ऐसे लिखा हो, आपको भी कंफ्यूज हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इतना ही है। डेल्टा का मतलब 1 यूनिट मानना है उसने एनर्जी को, जितना भी यूनिट है, डी का मतलब 10 यूनिट मान लिया एक की जगह, 0.4 की जगह 4 हो जाएगा उसकी जगह। ठीक है, इसमें अब देखो भी कोई पूछना है किसी को, समझ आ गया कैसे कैसे रिपल्शन में सेपरेटिंग। अब ऐसे ही हमने सेपरेटिंग ये वाली जो है ये 4 वाले में पढ़नी है, लेकिन 4 वाले में 2 केस हैं, टेट्रा भी पढ़ना है, स्क्वायर पेनल। ठीक है, टेट्रा और स्क्वायर पेनल। तो पहले सेपरेटिंग समझ रहे हैं। सेकंड है स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल। अभी एक बार सिर्फ इस पे फोकस कर लो, भी अलग से एक टॉपिक है, अलग से एक टॉपिक है, अभी इसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते, इसे सिर्फ इतना समझते हैं भी अगर कहता है भी स्प्लिटिंग कैसे कैसे हो रही है, तो आपको बस ये ध्यान देना है भी लिगेंड जिस ऑर्बिटल को ज्यादा क्लोज अप्रोच करता है उसकी रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, जिसे ज्यादा क्लोज अप्रोच नहीं करता उसकी रिपल्शन कम हो जाती है। अगर ऐसा अलग अलग रिपल्शन फील करते हैं तो उनके सेट बनते जाएंगे, सेम एनर्जी वाले अलग हो जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतने पे फोकस करते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, क्यों हो गया, उसे ना लेके आओ, वो मैं क्लियर करूंगा लेकिन आगे, है ना, वो आपको अभी कंफ्यूज करेगा। सेपरेटिंग ऑफ डी टेट्राहेड्रल में, अब टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ये है कि हर एक लिगेंड 109 के एंगल पे है, तो मैं इसे 90 के एंगल पे तो मान नहीं सकता भी, मैं ये कहूंगा भी जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं वो अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहे, क्योंकि 109 का एंगल अलोंग हो ही नहीं सकता, वो क्या आ रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, तो इसे हम ऐसे मानेंगे। मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया, पहला पॉइंट कि लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स अप्रोच, लिगेंड्स आर अप्रोचिंग इन बिटवीन द एक्सिस। तो आप खुद सोचो अब मैं क्या लिखूं आगे, किसकी रिपल्शन ज्यादा कर दें, किसकी कम कर दें। तो इन बिटवीन अगर
अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड, तो इन बिटवीन एक तो डी एक्स वाई है, एक डी वाई जेड है, एक डी जेड एक्स है। ये तीनों तो फिर फंस जाएंगे, अब इन्हें फेस करना पड़ेगा लिगेंड को डायरेक्ट, क्योंकि लिगेंड भी इन्हीं के रास्ते पे आ रहे हैं, है ना। अगर लिगेंड और ये आमने सामने आ गए तो ये तीन कौन कौन से, डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ये तीन तो फंस गए। इनकी एनर्जी तो हो जाएगी ज्यादा, रिपल्शन हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा लेंगे कहां से, जो दो बचे उन्हीं से तो लेंगे, तो दो की एनर्जी कम हो जाएगी, वो पीछे हट जाएंगे। ये ऐसे है कि फाइट करने के लिए अब तैयारी ऐसे हो रही है, अभी ये तीन आगे आएंगे, ये कहते हैं हमें जाने दो क्योंकि अब टेट्राहेड्रल है। डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आगे आगे फ्रंट फुट पे, पीछे कौन छुप गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। उन्होंने आपस में एनर्जी का हिसाब कर दिया, अभी तुम ले लो, तुमने फाइट करनी है, हमसे ले जाओ एनर्जी, ठीक है, कर लोगे। तो इसमें लिगेंड्स आर अप्रोचिंग इन बिटवीन द एक्सिस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स फील, बताओ क्या लिखूं, मोर रिपल्शन या लेस, मोर रिपल्शन, feel more repulsion, so they will have more energy, उनकी एनर्जी ज्यादा होएगी। इन्हें T2 कहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रख लिया, T2G नहीं कहते, है ना, इन्हें T2 कहते हैं, ये थोड़ा सिमेट्री रिलेटेड है। G होता है जिराड, जिराड मतलब होता है सिमेट्रिकल, उसमें हम नहीं जाएंगे। G होता है जीराड, जीराड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, ये शेप्स के बेस पे है बेटा। तो सिमेट्री हमने काफी डिटेल पढ़ रखी है ऑप्टिकल में, है ना, यहाँ इतना डिटेल नहीं जाएंगे, बस तुम मान के चलो भी जी किसके लिए लगाना है, ऑक्टाहेड्रल के लिए लगाना है, टेट्रा के लिए नहीं लगाना। डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स फील मोर रिपल्शन, इन्हें फर्क रखने के लिए बस इतना है कि T2 जी नहीं बोलना, T2 बोल दो। थर्ड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर छुप गए, दे फील लेस रिपल्शन, so they have less क्या होगा, एनर्जी, तो इन्हें नाम क्या दिया है, E, T2 एंड E, G निकला, कर लोगे। अब मुझे लगता भी ये कोई बहुत मुश्किल काम है जो मैंने आपको बताया, ऑक्टा में किया, बस आपको इतना याद रखना भी ऑक्टा में लिगेंड आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस वाले रिपल्शन होगी, ऊपर चले गए, बाकी नीचे आ गए। टेट्राहेड्रल में इन बिटवीन आ रहे हैं, तो इन बिटवीन वाले ऊपर चले गए, बाकी नीचे चले गए, ठीक है। यहां बनाओ डायग्राम, खुद क्या करोगे, ये 5 को बताओ नीचे कितने आ जाएंगे, बस उल्टा हो जाएगा इसका, ये 2 नीचे आ जाएंगे, 3 क्या चले जाएंगे ऊपर, ठीक है, लिख लो। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होगा, जो इसलिए मैंने आपको कहा था भी T2E हमने टेट्रा में नहीं सीखा था ना, लेकिन आज के बाद आप 1-2 क्वेश्चन हम कर लेंगे, टेट्रा वाले भी कर पाओगे अगर कभी आता। तो डायग्राम कैसे बनेगी, एनर्जी लेवल डायग्राम है, हमें ना ऐसे क्वेश्चन डायग्राम दिखा के पूछेगा भी बताना ये वाला सेपरेटिंग पैटर्न ऑक्टा में है या टेट्रा में है या स्क्वायर प्लेनर में है, 3 में पूछेगा। तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे कि 5 थे, वो 5 डीजनरेसी लूज करके 3 और 2 हो गए, सॉरी ऊपर 3 है, नीचे कितने हैं, 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, इन्हें नाम दिया E। 3 है डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, इन्हें नाम दिया T2। और बस ये जो डिफरेंस है इसका सिंबल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, T फॉर टेट्राहेड्रल, बाकी सारा कुछ सेम है ना, बस इतना फर्क आप ये बता पाओगे कि अब नीचे जाते हुए जो लॉस होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितना होगा, 0.6 डेल्टा टी, ऊपर जाते हुए 0.4 डेल्टा टी, वो डेल्टा O था, क्या है डेल्टा टी, बाकी सेम है। अगर डेल्टा की जगह स्मॉल वर्ड डी आ जाएगा तो फिर 10 हिस्से करके सेम ले लेंगे, 4 डी क्यू और एक 6 डी क्यू, वो सारा सेम, कर लोगे बेटा।
सेम वेरिएशन रूल है, ऐसे हो जाएगा बेटा। ये टेट्रा वाला भी स्प्लिटिंग समझ आ गया। पहले स्प्लिटिंग ही कंप्लीट कर लें आगे। लास्ट एक स्प्लिटिंग पैटर्न है हमारा, थर्ड है, एक स्क्वायर प्लेनर का भी दिया हुआ है, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर आप ऐसे अज्यूम करोगे तब आपको सही से समझ आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री है, सारी चीजें हमारे दिमाग से नहीं होती है ना। तो आप इसे ऐसे अज्यूम करोगे भी स्क्वायर प्लेनर जैसे ऑक्टाहेड्रल था, तो ऑक्टाहेड्रल ये था कि 4 एक प्लेन में है, एक ऊपर है, एक क्या है नीचे। स्क्वायर प्लेनर हम इसी से बनाएंगे। पहले ऑक्टा में स्प्लिटिंग आपको याद है भी 3 नीचे आगे, 2 के आगे ऊपर। आपको सोचना है मान लो Z वाले लीगेंड ना ही आते, Z वाले हटा दिए जाएं। अगर Z वाले हटा दिए जाएं तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बन, स्क्वायर प्लेनर बन गया। अब Z वाले अगर हटा दिए तो जिनके d ऑर्बिटल में Z वर्ड आता है, कंपैरेटिवली उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें तो रिपल्शन हो नहीं रही। फिर से सुनो, ऐसे d ऑर्बिटल जिनके लोब Z के लोंग हैं, जिनमें Z आता है, उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली दूसरों से कम हो जाएगी, क्योंकि उनको रिपल्शन क्या होएगी, कम फील होएगी। अगर उनको रिपल्शन कम फील होएगी तो हमने ऐसे करना है, पहले स्प्लिटिंग समझ लो डायग्राम से, कि हमने ये किया भी 5 हैं, पहले मान लिया भी ऑक्टाहेड्रल का वाला केस हमें याद है भी 3 नीचे आ गए थे, 2 क्या चले गए थे ऊपर, है ना। 3 नीचे थे dxy, yz एंड zx, 2 ऊपर हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। पहले ऑक्टा वाला ही बना लो, इनमें आगे चेंजेस कर दो। इनमें आगे चेंजेस कैसे करें, इन दोनों में से किसी एक की एनर्जी कम हो गई जेड स्क्वायर की, तो हो गया 3 + 1 + 1। तो इनमें से एनर्जी एक की कम होगी जेड स्क्वायर, लेकिन एग्जैक्टली 3 + 1 + 1 याद करने के लिए था, इसमें और ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें भी 2 जेड वाले एक में है नहीं। तो जो जेड वाले हैं उनकी रिपल्शन कम, रिपल्शन कम तो उनकी एनर्जी कम, तो इनमें भी आगे स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये 2 नीचे चले जाते हैं। कौन कौन से 2 लिख दूं बोलो, जेड वाले नीचे yz एंड zx, एक चल जाएगा ऊपर x y। इन दोनों में से जेड स्क्वायर नीचे आएगा, लेकिन याद रखो इनसे नीचे नहीं जाएगा अभी। जेड स्क्वायर नीचे आएगा क्योंकि आफ्टर ऑल लीगेंड अभी भी अलोंग द एक्सिस तो आ ही रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो इन बिटवीन वालों को अभी भी फायदा होगा। अलोंग द एक्सिस अभी भी फंसेगा कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें याद होगा आपको एक्स वाई में रिंग भी होती है। अगर एक्स वाई में रिंग भी होती है तो इनको जो एक्स वाई रिंग वाली रिपल्शन है, वो रिपल्शन होने की वजह से ये रहेगा इनसे ऊपर ही। लेकिन हाँ ऐसे हो जाएगा कि जेड स्क्वायर यहां आ जाएगा रिंग की वजह से, ये ऊपर चल जाएगा। तो एग्जैक्टली जो पैटर्न है इसका हमने क्वेश्चन करने के लिए लिखा था 3 + 1, लेकिन एक्चुअली 2 + 1 + 1 + 1। इनकी एनर्जीज का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया इसीलिए इसके क्वेश्चन नहीं है हमारे सिलेबस में। इसमें कोई डेल्टा 1 नहीं है, यहाँ पे डेल्टा 1 है, यहाँ डेल्टा 2 है, यहाँ डेल्टा 3 है। तो इनमें कोई एक डेल्टा वाले क्वेश्चन भी नहीं बने ऐसे, वो 2 में ही बनेंगे, या तो डेल्टा ओ में बनेगा या डेल्टा टी में बनेगा। इसमें तो अब स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा होगी, कहाँ कहाँ हम करेंगे, तो इसके हमें क्वेश्चन भी नहीं दिए। ये हायर क्लास में तो आ जाते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं हो जाएगा बेटा। तो इसे आप ऐसे याद रखो, ये बहुत बार माइंड में आता है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कंफ्यूजन रहती है हमेशा भी जेड वाला नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि जब जेड वाले हटा ही दिए, जेड वाले हटा ही दिए तो जेड स्क्वायर को तो सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए था, लेकिन वो नीचे नहीं आता। एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, तो मैंने अपने माइंड को ऐसे सेट किया है इसमें एक एक्स वाई रिंग है, रिंग की वजह से नीचे नहीं जाता, इस वजह से ये 2 नीचे जाते हैं। तो पहले ऑक्टा बनाओ, हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाना नहीं सीधा, आपको पहले ऑक्टा बनाना है। ऑक्टा का बना के उसमें ऐसे करना है जेड वाले नीचे बाकी ऊपर, जेड वाले नीचे बाकी ऊपर, तो आपको ये बिल्कुल याद रह जाएगा, कभी भूलेगा नहीं, ये स्क्वायर प्लेनर है। हो जाएगा बेटा। अब इसमें मुझे लगता है कि कुछ लिखने की जरूरत है ना, आपको डायग्राम ही आएगी, मैंने ऐसे कर लो। हमें एनसीईआरटी में 2 ही ज्यादा दी हुई है, टेट्रा और ऑक्टा। क्लियर है।
कर लोगे? तीनों डायग्राम समझ आ गई? पहला फिर से माइंड में सोचो क्या था। पहला डायग्राम है बेटा ऑक्टा का। ऑक्टा में तीन नीचे कौन से आए हैं? dxy, yz, zx। दो ऊपर कौन से हैं? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड z। क्या ऑक्टा का याद हो गया? फिर से बोलते हैं, तीन नीचे dxy, yz, zx, दो ऊपर। ऑक्टा याद हो गया? इसे उल्टा कर दो, टेट्रा। तो टेट्रा याद नहीं करना। टेट्रा क्या करना है? भी ऑक्टा का याद करो, टेट्रा उल्टा। दो याद हो गए? क्लियर है? स्क्वायर प्लेनर पहले हम ऑक्टा का बनाएंगे, ऑक्टा में से z वाले नीचे कर देंगे। तो पहले xy, yz, zx में से दो z वाले नीचे, बिना z वाला ऊपर। इन दोनों में से z वाला नीचे, बिना। लेकिन z के सबसे नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि xy में एक रिंग थी, उसकी रिपल्शन काफी है। तो ऐसे क्लियर है बेटा? इतना समझ आ गया? अब करके देखते हैं। पहले तो एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें और क्या आएगा। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दैट इज टेट्राक्लोराइडो निकलेट। इसका अब हम टेट्राहेड्रल की एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कैसे करने हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो पहले हमने जो नॉर्मल सीखा वो करके देखते हैं। हमने सीखा भी निकल कितने पॉजिटिव है? 2। तो पहले तुम अपनी कॉपी पे करके देना, मुझे ऐसे बताओगे कि sp3 है या dsp2 है, इसका म्यू कितना है। दो चीजें तो आप बता सकते हो। पहले अपना जो हमने सीखा वो करो। d8 है। d8 के लिए पहले जो हमने सीखा है उसके बेस पे तुम स्टार्ट करो कैसे होगा। sp3 आ रहा है? कैसे कैसे भरा बेटा? हमने कैसे सीखा था? वीक फील्ड है तो पांचों इकट्ठे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भरेगे। क्या डी कोई वेकेंट है? नहीं बचा। डी वेकेंट नहीं है तो हमने किया भी, एक तो 4s लो और 3 क्या लो? 4p लो। sp3 बन गया था, ये याद है? कितने अनपेड है? देखना कितने अनपेड है इसमें, 2। तो म्यू कितना आ गया? 2.9। यहां तक तो हमने करना सीख लिया। लेकिन आज इसने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ये कहता है इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो। अब कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिर्फ टेट्रा के केस में हम ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। टेट्रा के केस में ऐसे करेंगे, हमें पता है 3 + 2 नहीं है, 2 + 3 है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आज से आप ऐसे लिख सकते हो, स्प्लिटिंग आपको पता हो, स्प्लिटिंग इन टेट्रा वो क्या है? 2 नीचे 3 ऊपर। ठीक है, 2 नीचे 3 ऊपर। भरना कैसे है? पहले 2 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या करें? T2 सॉरी नीचे E है, E में कितने हैं? 4। T2 में कितने हैं? 4। तो बस इतना क्या उल्टा स्टार्ट करना है। E पहले भरने हैं, बाद में क्या भरने हैं? T। E में कितने हैं? 2। ठीक है, कर लोगे बेटा? तो एक आधा क्वेश्चन अगर आता है टेट्रा का, ऐसे रेयर है कभी आया हो, ऑक्टा की आते हैं हमें कॉन्फ़िगरेशन वाले, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया, हो जाएगा। ऐसे फिर भरने को कल को स्क्वायर प्लेनर आ जाए साइनड वाला, पहले तुम बना लो, फिर यहां से भरना स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो भरने को किसी को भी भर देंगे हम, लेकिन आएगा नहीं, आएगा ज्यादा ऑक्टा है। क्लियर है बेटा? हो जाएगा? यहाँ तो कोई डाउट है? आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट इज
अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा अभी स्प्लिटिंग तो सर दिखा रहे हैं, लेकिन हमें तो स्प्लिटिंग 3+2 सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड में ही लिखा था, वीक में क्यों नहीं लिखा, है ना। तो एक क्वेश्चन ये मैं आपका आंसर दे रहा हूं। स्ट्रॉन्ग और वीक एक्चुअली क्या कहां से डिसाइड होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक, वो सारा ये वाला जो गैप है ना बेटा, ये एनर्जी का ये गैप डिसाइड करता है। कैसे, ऐसा नहीं कि स्प्लिटिंग वीक में नहीं होती, स्प्लिटिंग दोनों में ही होती है, लेकिन फिर वीक में हमने 3+2 क्यों नहीं लिखा, तो रीजन समझो। ये वाला जो गैप है ना स्प्लिटिंग का, ये स्ट्रॉन्ग में बहुत ज्यादा होगा, वीक में बहुत कम होगा, क्योंकि गैप सारा पैदा हुआ रिपल्शन की वजह से। रिपल्शन किस वजह से हुई है कि लिगेंड पास आ गया था, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो गए थे, और मैंने आपको लिखवाया था कि स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मींस लिगेंड बहुत क्लोज आ जाएगा, बहुत क्लोज आ जाएगा तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो गैप ऐसे होगा इतना बड़ा। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे भरेगा, ऑक्टा का ले लेते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे भरेगा, है ना, ऑक्टा की बात कर रहे हैं, पहला नीचे भरेगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा उसे अगर ऊपर जाना है तो उसे सोचना पड़ेगा भी इतनी एनर्जी उसके पास है। स्ट्रॉन्ग के केस में, स्ट्रॉन्ग के केस में जा तो वो ऊपर चला जाए इतनी एनर्जी लगा ले, या फिर एक ऑप्शन हो रहा है नीचे आ जाए। नीचे आने के लिए भी लेकिन उसे थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। कैसे, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाला है, डी फोर्थ से स्टार्ट होता था ना, फर्क पड़ता था स्ट्रॉन्ग। फोर्थ वाले को एक डिसीजन लेना है भी ऊपर जाए या नीचे, और ये डिसीजन सारा इस पे डिपेंड करेगा कि इसे खर्चा तो दोनों तरफ ही करना पड़ेगा। कैसे, ऊपर जाने तो इसे इतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी, लेकिन नीचे आना तो भी पेयर होना पड़ेगा। पेयर होने के लिए नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपेल, तो यहां भी उसे फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे इजीली नहीं आने दे रहा। ये एक रूम में दो जने आ रहे हैं और पहले जो बैठा है वो इसे धक्के दे रहा है, पुश कर रहा है, अब इसे फाइट करनी पड़ेगी। तो फिर ये हिसाब लगाता है भी ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है या नीचे, जिस तरफ ज्यादा लगती है वो छोड़ देता है, जो इजी वाला वे है वो ये चूज कर लेता, जो इजी वाला वे है वो ये चूज कर लेता। और वो इजी वाला वे कैसे डिसाइड होगा, एक एनर्जी है बेटा पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो उसे कुछ ना कुछ नेगेटिव नेगेटिव को रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी फाइट करने के लिए लगानी पड़ेगी, जिसे कहते हैं पेयरिंग। ये एनर्जी तो हमेशा सेम ही रहेगी, कांस्टेंट। एक एनर्जी है जो आपने स्प्लिटिंग से निकाली है, कौन सी, डेल्टा, ओ या टी, ठीक है। आपके पास दो केस कैसे बनेंगे, पहला केस बन जाएगा, आपको देखना है कम कौन सी है। मान लो पहला केस, मान लेते हैं पेयरिंग एनर्जी कम है, ऊपर जाने में ज्यादा लगती है, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये वाला क्या है, ज्यादा है। ये समझ आ रहा है स्ट्रॉन्ग में ज्यादा क्यों है, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा, ये ज्यादा है तो ऊपर जाने में एनर्जी लगती है 1000, पेयर होने में लगती है 100, तो फिर ज्यादा इजी कौन सा होगा, पेयर। तो फिर तब तो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी कम है, ये ज्यादा है, तो पेयरिंग इज प्रेफर्ड, पेयरिंग इज प्रेफर्ड। ये कौन सा केस था, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला। लेकिन अगर वीक फील्ड है, पेयरिंग उल्टा ज्यादा होगी, डेल्टा बहुत ही कम है, वीक कितना रिपल्शन कम करता है, ये एनर्जी 1000 नहीं, ये तो सारी 90 रहेगी या 80 रहेगी, मींस पास पास ही है, कोई बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए मैंने इकट्ठे 5 दिखा दिए थे। अदरवाइज स्प्लिट वो भी हुए लेकिन उनमें गैप क्या है, बहुत कम है। अगर ये गैप बहुत कम है, अब उल्टा पेयरिंग ज्यादा लग रही है, 100 ज्यादा लग रही है, ये उससे भी कम है, तो फिर इसे तो एनर्जी कम देखनी है कहां लग रही है। अब इसे ऊपर जाने में एनर्जी कम लग रही है, अगर ऊपर जाने में एनर्जी कम लग रही है तो पेयरिंग नहीं होएगी, और जो कौन सा केस होगा, WFL का, इट मींस पेयरिंग विल नॉट अकर, हो जाएगा। इसीलिए बेटा हम लिखते हमेशा थे, आपको याद होगा कॉन्फ़िगरेशन मैंने WFL में भी आपको सिखाया, भी T2 कितना है, E कितना लिखा, तो उसमें भी है ना, स्ट्रॉन्ग में भी लिखा है। बस फर्क इतना है कि वीक में मुझे अलग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता भी गैप इतना कम है, ऊपर तो जाएगा ही, ऊपर जाएगा तो हमने सीधे ही लिख लिया, इसमें 5 इकट्ठे लिख लो, उसके आपके आंसर आते जाएंगे।
अदरवाइज तुम्हें कल को कहे भी क्या तुमने 5 ऐसे भरे हैं, तुम्हें सर ने सिखा दिए, क्या इसका मतलब ये है कि इसमें होती है सेपरेटिंग? तो तुम याद रखना भी कि तो हमने सिर्फ ट्रिक किया है याद रखने के लिए, सेपरेटिंग दोनों में ही है। हाँ वीक में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दिखाओ ना दिखाओ, क्योंकि भरने तो वैसे ही है 5। स्ट्रॉन्ग में क्योंकि फर्क पड़ता है तो स्ट्रॉन्ग में हमने याद कर लिया, अभी 3 अलग लिखो 2 अलग, तो वो हमने अपना ट्रिक बनाया हुआ है ताकि हमारे क्वेश्चन सही आ जाए। 90 थ्योरी 1% रहेगी, 90% क्वेश्चन है ना। हो जाएगा बेटा, कर लोगे? तो अब एक टॉपिक बना लो हल्का सा, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, हमें यहां से पता चलेगा। तो आंसर में लिखो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। अब हम एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है। हमारे लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्चुअल तो एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से कई एक्सेप्शंस भी आ जाएंगी। वो एक्सपेरिमेंटली कैसे देखना पड़ेगा, हमें तो मैग्नीट्यूड देखना है सेपरेटिंग का, जो सेपरेटिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा करवा देता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। उसमें बहुत बार तो हमारा जो दिमाग कह रहा है थ्योरी वो एक्सपेरिमेंट से मैच हो जाएगी, लेकिन 1-2 केसेस में नहीं भी होएगी क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो वहां फिर हम एक्सेप्शन बना के ले। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे लिए ये है दैट लिगेंड which cause more repulsion, so delta O is very high, डेल्टा ज्यादा है, एंड इफ डेल्टा O is more than pairing तो फिर क्या होगा, सो पेयरिंग इज प्रेफर्ड। इसलिए इसमें पेयरिंग क्या हो जाती थी, प्रेफर्ड होती थी। तो एनर्जीज का सिस्टम है सारा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। दैट लिगेंड विच कॉज मोर रिपल्शन डेल्टा O इज वेरी हाई, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हाँ जनरली हमारे जो दिमाग ने कहा अभी C और N वाला हमने चेक किया तो सही आ गए, क्योंकि लॉजिकली वही चीज होएगी, लेकिन हाँ एक जगह 1-2 जगह एक्सेप्शन है। जैसे एक्सेप्शन है कोबाल्ट का 3 ऑक्जेलेटो वाला कॉम्प्लेक्स, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव आएगा ना, 6 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव D7, डोनर है O डोनर क्या होना चाहिए था, वीक फील्ड, लेकिन ये एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ हमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में जो O डोनर वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में O डोनर वाले, एक एग्जांपल जो हमें एनसीईआरटी में दिया है वो क्या है, ऑक्जेलेटो का। तो एक ये याद रखना है, ठीक है, कर लोगे बेटा। सेम वाटर के लिए अगर 3 पॉजिटिव में आता है कोबाल्ट वाटर, तो इसमें भी O क्या है, डोनर। O डोनर वैसे तो हमने किस में रखा है, वीक में, लेकिन हमने फ्रिक्स लगा के जब ये गैप चेक किया ना, गैप की वजह से हमें पता चला भी नहीं ये तो उल्टा है, गैप ज्यादा है पेयरिंग से। तो ये 2 एग्जांपल एक्सेप्शन में लिख लेने हैं, ठीक है। ऐसे वीक फील्ड क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड डेल्टा जो है O इज वेरी लेस, मेन वो वीक फील्ड है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने जब वीक बने, कई बार पता चलता है कई बार नहीं पता चलता है ना, वो वीक फील्ड है, जिसकी वजह से जनरली पेयरिंग विल नॉट अकर, डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग, है ना। तो पेयरिंग विल नॉट अकर, तो इसमें पेयरिंग नहीं होएगी, ये वीक। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे मैंने हैलोजन्स क्या लिखवाए हैं, वीक फील्ड है, लेकिन एक एक्सेप्शन याद करो, निकल F6 2 नेगेटिव मींस निकल 4 पॉजिटिव है। अगर निकल 4 पॉजिटिव है तो F नेगेटिव वाले भी क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 एक्सेप्शन याद किए हैं हमने, ये याद रखनी है। क्या हो रहा है एक्चुअली दोनों तीनों केसेस में,
वीक वाले स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? एक तो इसमें मुझे लगता है पर्सनली भी कोबाल्ट हमें देखना है भी अगर लिगेंड ज्यादा क्लोज आ जाएगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। ज्यादा क्लोज कई बार इस वजह से भी आ जाता है भी कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है तो हो सकता है 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में से ज्यादा अट्रैक्शन 3 पॉजिटिव की होएगी, तो हो सकता है लिगेंड को इसने ज्यादा क्लोज खींच लिया हो क्योंकि इस पे चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव, क्योंकि 2 पॉजिटिव में नहीं मिला हमें 3 में मिला। ऐसे इसमें निकल 2 में कहीं नहीं एक्सेप्शन मिला, किस में मिला? निकल 4 में। अब F4Cl F की खास बात करें हम ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हैं कि F खुद तो वीक बॉन्ड बनाता है, इंटरेस्टेड तो है नहीं, लेकिन निकल 2 पॉजिटिव की जगह 4 पॉजिटिव, तो क्रिस्टल फील्ड में उसने, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई भी, पॉइंट चार्जेस माने हैं नेगेटिव। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्रिस्टल फील्ड, समझते हो? क्रिस्टल फील्ड का मतलब जैसे क्रिस्टल बनते हैं आयनिक के, तो ये मानता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जैसे आयन में अट्रैक्शन होती है वैसे अट्रैक्शन है, मेटल कैटाइन की तरह है और लिगेंड क्या है? अनाइन की तरह। और कैटाइन अनाइन में अट्रैक्शन ज्यादा फिर चार्जेस के बेस पे भी आएगा। इसमें भी निकल क्या है? 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव है तो F नेगेटिव को अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा, तो क्लोज खींच लेगा, क्लोज आ जाएगा तो रिपल्शन क्या हो जाएगी? तो इसीलिए थ्योरी का नाम इसने क्या दिया है? क्रिस्टल फील्ड। वो कहता सारा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन भी सोचनी है हमें, भी आपस में जो बॉन्ड मजबूत बन रहा है तुम सिर्फ कोवेलेंट ना सोचो, ये भी सोचो कि उनमें अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव अगर ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा तो कई बार ज्यादा क्लोज आ जाता है, ज्यादा क्लोज आने की वजह से जो हमें एक्सपेक्टेड था भी नहीं है तो वीक बॉन्ड बनाएगा, उसमें भी स्प्लिटिंग क्या हो जाती है? ज्यादा। और दोनों में ऐसे याद कर लो, कोबाल्ट 3 में है और निकल 4 में है, क्रिस्टल फील्ड हो जाएगा बेटा। तो स्प्लिटिंग सभी में है, स्ट्रॉन्ग का मतलब गैप ज्यादा है, वीक का मतलब गैप कम है। ठीक है, तो आज हमने 2 चीज सीखी। पहली माइंड पे ध्यान दो कि हमें डायग्राम्स पे ध्यान देना है। ओक्टा का मतलब बोलो, नीचे 3 कौन कौन से? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ऊपर 2, ये याद हो गए? उल्टा कर दिया तीनों को, टेट्रा, 2 याद हो गए। स्क्वायर प्लेनर जो ऑक्टा बनाया है, ऑक्टा में से बताओ नीचे वालों में से कौन कौन से 2 हैं जो नीचे चल जाएंगे? और ZX एंड YZ, जिनमें Z आ, ऊपर वाले में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और Z में से कौन सा नीचे आ जाएगा? Z। तो पहला तो ये आपको डायग्राम याद हो गए सारे, माइंड में बैठ। दूसरी बात, एक कंफ्यूजन ये निकाल दो माइंड में से भी, स्प्लिटिंग सिर्फ स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, दोनों ही करवाते हैं, लेकिन हाँ आगे भरना कैसे है, पेयरिंग करनी है नहीं, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा भी स्ट्रॉन्ग में गैप बहुत ज्यादा है, गैप ज्यादा तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को जंप करके ऊपर जाना टफ लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करने लगे आता है? पेयर। वीक में हुआ तो है स्प्लिटिंग लेकिन गैप बहुत ही कम है, नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है, तो फिर नीचे वाले को पेयर करना टफ लगता है क्योंकि पेयर में एनर्जी ज्यादा लगेगी, ऊपर जाना क्या होता है? इजी। मींस एक ये दूसरा पॉइंट, डेल्टा ओ कम है, पेयरिंग ज्यादा है, तो फिर तो ऊपर जाएगा। डेल्टा ओ कम है, बताओ किसका केस हुआ डेल्टा ओ कम? वीक। दूसरा केस डेल्टा ओ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग का केस। डेल्टा ओ ज्यादा है तो पेयरिंग कम है, जो कम है वो इजी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? पेयर। तो बस 2 चीजें आपने सीखी, एक तो स्प्लिटिंग कैसे कैसे हुई है, कैसे डिसाइड होगा भी पेयरिंग करनी है नहीं, ये बढ़ गया डेल्टा तो पेयरिंग होएगी, डेल्टा कम है तो फिर ऊपर ही चल जाएगा, उसे पेयर की क्या जरूरत है। तो बस 2 चीजें आपने सीखी हैं, इस पे ध्यान। ठीक है बेटा, हो जाएगा इतना, इतना करके। ठीक है बेटा, जो डाउट क्लास है उसकी वो रख लेंगे असाइनमेंट की ना, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कुछ पूछना है किसी ने? बोल के पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो।